हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप डूइंग रियली वेल। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम पोस्ट का यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है 6 क्लास एनसीईआरटी का। 2 चैप्टर हमने पहले कर लिए। आज का चैप्टर है सरकार क्या है। तो सरकार क्या है, क्या करती है, सरकार क्या भूमिका निभाती है और ये निर्णय कैसे लेती है, और अलग अलग सरकारें होती हैं जो लोकतंत्री सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच का अंतर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं सरकार से जो कामगार जो होते हैं, काम करने वाले के अधिकार की रक्षा की मांग। ठीक है, जो काम करते हैं चाहे गवर्नमेंट प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो, वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं। बाढ़ पीड़ित जहाँ भी फ्लड आता है, पानी आता है, सरकार है उसकी जिम्मेवारी होती है वहाँ राहत सामग्री पहुँचाए। पर सरकार की ही जिम्मेवारी क्यों है कि वो राहत सामग्री पहुँचाए, उनके लिए सामान पहुँचाए ताकि वो जिंदा रह सके। जहाँ उन्हें जो बाढ़ ग्रस्त इलाका है, जो फ्लड आया हुआ है, उसमें से उन लोगों को निकाले और सुरक्षित जगह पर लेके जाए। अब ये सवाल उठता है कि सरकार ही क्यों करे। ठीक है, इन सब के जवाब हम इस लेसन से पढ़ेंगे। ठीक है, प्याज की दरों में अब प्याज और सरकार का क्या मतलब। ठीक है, प्याज की जो रेट है वो महंगे हो गए हैं और सरकार ने प्याज के दाम तय किए हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्या सरकार क्या कुछ तय करती है, क्या कुछ नहीं करती, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है और क्या स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है। ठीक है, 5 और न्यायाधीश। ठीक है, ये सरकार, ये भी पढ़ेंगे। कोयला और बिजली विभागों का पुनर्गठन होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सरकार को 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त, ठीक है, घोषित किया। ये सब सरकार के काम है और ये सरकार करती है। क्यों करती है अब हम देखेंगे। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। कोई भी देश है, अब इतनी सारी कंट्रियाँ हैं इसमें से, तो सब में क्या होती है, एक सरकार होती है। कुछ गिने हुए लोग जो हम में से ही जाते हैं वो पूरे देश को चलाते हैं। ठीक है, उसके काम को संभालते हैं। कुछ भी देश को हानि हो, नुकसान हो, उसकी जिम्मेवारी हम उन गिने चुने लोगों को देते हैं कि ये सरकार ने किया है। ठीक है, जब सरकार ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। ठीक है, फ्लड आने से पहले यदि सरकार बांध मजबूत करती, जो भी शहर और गांवों में पानी घुसा है उस इलाके में अच्छे से काम करती, तो शायद ये फ्लड ना आता। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ था ना, प्याज महंगे हो गए। प्याज क्यों महंगे हुए हैं, सरकार ने नियंत्रण नहीं लगाया इसलिए प्याज महंगे हो गए, यही बोलती है जनता देश की। ठीक है, तो ये क्या है, ये सवाल है जनता के। ठीक है, जो क्वेश्चन करती है जनता। और कई बार देखा होगा आपने न्यूज़ चैनलों में भी जा जा के पूछते हैं ये कैसे हुआ, इतनी महंगाई बढ़ रही है, जब कम हो रही है, जब देश आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कुछ भी तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। और इनका सब जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सरकार। ठीक है, हर चीज़ सरकार के इर्द गिर्द घूमती है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, नाम सरकार का ही। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यह निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। विषय तो सारे ही गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। हम एक देश में रहते हैं, उसे चलाने वाला पहले जो पहला टाइम था उसमें एक किंग होता था, वही सब कुछ अपनी प्रजा को देखता, भालता, संभालता, कोई भी नया रूल लागू करता। ठीक है, तो अब क्या है, अब गवर्नमेंट है, उसमें फ़र्क है। हम आगे देखेंगे। सड़कों और स्कूल कहाँ बनाए। ठीक है, ये भी है, सड़क कहाँ बनाए और स्कूल कहाँ बनाए। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किस चीज़ के दाम कैसे घटाए जाए, अर्थात। और ठीक है, तो अभी हमने बात की, जैसे प्याज को लिया हमने। ठीक है, बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार जो गरीब हैं उनकी मदद करती है और गरीबी को हटाने के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, रेल सेवा आदि। ठीक है, अभी रेल के हादसे हुए पिछले कुछ सालों में, तो हमने ये जिम्मेवारी किस पर डाली, सरकार पर। ठीक है, तो डाक, ठीक है, इसके कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास होता है कि डाक जल्दी से आए। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। ये इम्पोर्टेंट काम है। देखिए हमारे जो सीमाएं हैं, बाउंड्री है, वो पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, चीन से लगती है। ये हमारे माना जाए तो आर्थिक तौर पर और शांति को कम करने के लिए दुश्मन माने जाते हैं। ठीक है, कोई भी मुद्दा हो, इन दोनों के बारे में बात की जाती है। चाहे हम नई कोई सिस्टम बनाए, ठीक है, तो सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई भी अब मिसाइल बनाए, तब भी न्यूज़ चैनल वाले बोलते हैं ना, पाकिस्तान घबराया हुआ हमारी इस मिसाइल से, चाइना घबराया। क्यों, क्योंकि ये हमारे दुश्मन है।
जब जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो इनके बारे में भी, दूसरे देशों के बारे में भी वहाँ पे जिक्र किया जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना जो इम्पोर्टेंट है। युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट अच्छे से समझती है। वो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ लगे रहती है कि थोड़े बहुत भी रिश्ते अच्छे हो सके, तो हम सुख शांति से जी सके और हम अपनी कंट्री को डेवलप करवा सके और जो गरीबी है उन्हें हटा सके। इसकी जिम्मेवारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को प्राप्य भोजन, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले। अब गवर्नमेंट का ही ये बनता है कि वो सबको सुरक्षा प्रदान करे और सब बच्चों को अच्छे से पढ़ाई कराए। और देखते हैं ना, स्कूलों में मिड डे मील चलता है, छोटे बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्हें भरपेट भोजन दिया जाता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है। ठीक है। जब प्रकृति विपदा, जो देखिए जब कोई प्रकृति विपदा पड़ती जैसे सुनामी, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। देखा है हमने, ठीक, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लगी। अब अमेरिका में आग लगी हुई थी ना, तो गवर्नमेंट को इतना नुकसान हुआ। ठीक है। तो ये क्या, किसका काम है, ये गवर्नमेंट का है। इन मुद्दों पर जांच पड़ताल करे उन्हें और इन्हें कम करे और ना होने दे। यही, कहीं कोई विवाद हो जा, कोई अपराध हो तो न्यायालय। अब न्यायालय क्या है, ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। न्यायालय चाहता है, न्यायालय भी सरकार का अंग है। ठीक है। सरकार के कितने अंग हैं वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है। शायद आपको यह जानकारी अर्चर्ज हो कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों जरूरी है। यही क्वेश्चन उठाया यही क्वेश्चन हमने पहले उठाया था ना, जब हमने चैप्टर शुरू किया था, कि सरकार इन कामों को क्यों करती है। ठीक है। और इतने सारे काम कर कैसे लेती है, तो इसका जवाब भी इसी चैप्टर से मिलेगा। जब लोग इकट्ठे रहते हैं, हम सब इकट्ठे रहते हैं, एक सोसाइटी में काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन फिक्स की जाती है। उस काम को करने के लिए एक वे होता है। ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है। इससे आवश्यक निर्णय लिए जाते हैं। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है। हम चाहे घर के काम करते हैं तो कुछ नियम है ना, कि हम देखो कोई हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, तो हम देखते हैं ना, हम उन्हें यहाँ बिठाएंगे, ये खिलाएंगे, जब से आएंगे ये बातें। ठीक है। कुछ हम नियम होते हैं ना हमारे घर में, तो वैसे ही गवर्नमेंट के भी ये नियम है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियम और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। ठीक है। संसाधन और जो भी जितने भी देश में संसाधन है, चाहे वह गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उन पर किसका नियंत्रण रहता है, गवर्नमेंट का। जब चाहे वो देश के लिए यूज़ कर सकती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट आजकल के ज़माने में है लोगों को सुरक्षा देना, उनकी भावनाओं की कदर करना। ठीक है। इस एरा में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें यही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है या नियम बनाती है। ठीक है। क्या करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमाओं में रहने वाले लोगों पर इन्हें लागू करती है। इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया तो वो पाकिस्तान और नेपाल पर थोड़ा ना इम्प्लीमेंट करेगी। वो अपने देश की सीमा, जितनी भी हमारे देश की बाउंड्री, उनमें रहने वाले लोगों, ठीक है, उनमें रहने वाले जितनी भी पब्लिक, जितने भी लोग हैं, उन पर ये नियम लागू होंगे। और देखिए, ये पाकिस्तान ने अपना कोई रूल बनाया तो उनके लोगों पर इम्प्लीमेंट होगा। हमें कुछ लेना देना नहीं है पाकिस्तान के रूल के साथ। ठीक है। उनके जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो कैसे इम्प्लीमेंट करें ना करें, हमारी सिरदर्दी नहीं है। हमारी सिरदर्दी है सिर्फ इंडिया में रहने वाले लोग उस नियम को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए इन्होंने लिखा है अपनी सीमा में रहने वाले लोग। ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये है, उदाहरण के लिए जो सरकार के अंग हैं, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय, ठीक है, ये कुछ अंग हैं इनके, तो ये देख लीजिए। सरकार के सत्तर, कितने सदस्य हैं सरकार के, ये भी हम पढ़ेंगे। क्या क्या है सरकार और उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। अब आपको यह पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग सत्रों पर काम करती है। स्थानीय सत्र, पंचायत जो होती है, ठीक है, गांव में रहने वाले लोग को पता होगा, पंचायत बनती है। ठीक है। जैसे पूरे वार्ड में एक मेंबर बनता है, पूरे गांव को वार्ड में डिवाइड किया होता है। ठीक है। जैसे 100 गांव है तो 25-25 घर, एक सॉरी 100 घर हैं तो 25-25, तो 25-25 घर
एक वार्ड में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ठीक है। उनमें एक पंच बनता है और पूरे गांव का एक सरपंच बनता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर और उनके मंत्री, वैसे ही सरपंच और उनके मेंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक अलग क्लास भी है पंचायत पे, वो आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है। राज्य के सत्र पर एवं राष्ट्रीय सत्र पर, ठीक है। क्या एक तो राज्य सत्र पर हो गया, स्थानीय सत्र मैंने बता दिया, और राज्य सत्र पर क्या, मुख्यमंत्री, ठीक है, और उनका मंत्रिमंडल और उनका कैबिनेट, सीएम और उनका कैबिनेट, और राष्ट्रीय सत्र पर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनका मंत्रिमंडल, उनका मंत्री, उनका कैबिनेट, ठीक है। ये 3 सत्र हो गए सरकार के। आपको पूछे सरकार के कितने अलग अलग सत्र है, तो पहले बताना स्थानीय सत्र, राज्य सत्र और राष्ट्रीय सत्र, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्थानीय सत्र का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले से, ठीक है। राज्य सत्र का मतलब जो पूरे राज्य है, जो हम जैसे हरियाणा या असम की सरकार को काम करते देखते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग सरकार हो गई, क्योंकि अलग अलग। अब ये क्वेश्चन होता है कि जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए एक पूरे इंडिया को एक ही गवर्नमेंट द्वारा सारे कानून इम्प्लीमेंट करने के लिए, जितने भी रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक आदमी इतना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके राज्य बनाएंगे, और उन राज्यों की व्यवस्था करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए क्या राज्य सरकारें बनाई गई हैं। इसे आप ज़्यादा बर्डन दे के मत समझिए दिमाग पे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। राज्य सरकार क्यों जरूरी है? राज्य सरकार इसलिए जरूरी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना तो इतना टाइम होता है और ना इतना वो काम कर पाती हैं कि सब जगह पर ये कानून इम्प्लीमेंट किए जाएं, ठीक है। इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार काम करती है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कुछ राज्य सरकार के दायित्व है, कुछ राष्ट्रीय सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करती है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। राज्य सरकार कानून को इम्प्लीमेंट करती है, अपने भी कानून बनाती है स्थानीय तौर पर, ठीक है। मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट, राज्य सरकार इसलिए ही बनाई गई थी ताकि वो छोटे से क्षेत्र में राज करें और अपने राज्य में रहने वाले लोगों को सुख सुविधा पहुँचाएँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय सत्र की सरकारों का संबंध पूरे देश से है। अब देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, राष्ट्रीय सत्र की सरकार होती है, उनका संबंध किससे होता है? पूरे, ठीक है, देश से। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे, ठीक है। ये तो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये है एक मैप इसका है, चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 1914 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये देखिए ये एक मैप है, आगे पढ़ेंगे। ये भी एक मैप है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। सरकार एवं कानून, ठीक है। सरकार क्या है और उनके लॉज क्या है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं। अभी क्यों माने? अब वो बोलोगे कि हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? आपको सरकार बहुत कुछ दे रही है, ठीक है। सरकार को आप टैक्स देते हैं और सरकार आपको रहने की सुख सुविधा और बाहर के आक्रमण से बचाती है, ठीक है। आपके जो भी सोसाइटी में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप बोलते सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाधित करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और जुर्माना भरना पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए हैं कि सरकार हमें बहुत कुछ देती है और सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है, जिस व्यवस्था में हमें रहना पड़ता है उसी व्यवस्था में हमें जुर्माना भी देना पड़ता है, हमारी सुरक्षा भी की जाती है, ठीक है। कोई गलती करता है तो उसे सज़ा भी दी जाती है। ये पूरा है गवर्नमेंट का ढांचा। मतलब साधारण शब्दों में देखा जाए तो सरकार क्या है? सरकार हमारे बीच में से ही लोग होते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वोटिंग होती है, वो सरकार बनाते हैं। कौन होते हैं? हमारे बीच में से ही गए हुए लोग जो हम पर राज करते हैं, ठीक है। और हमें सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और रूल बनाते हैं जिसका हमें पालन करना पड़ता है, ठीक है। साधारण शब्दों में ये है गवर्नमेंट। सरकार जो कार्रवाई करती है उसके अलावा अगर
लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा तो वह कुछ कदम उठा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसे उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है। अब न्यायालय क्या है? ठीक है, जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा, हमें इस समाज में वो दर्जा नहीं मिल रहा जो हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और यह दावा कर सकते हैं कि कानून का पालन नहीं हो रहा। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाए जाए। ठीक है, तो फिर आपके जो भी मांग है उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी डिमांड सच में लगता है न्यायालय को कि ठीक है, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा, आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, सरकार के प्रकार। अब सरकार के प्रकार क्या है? सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाना जाने उन्हें बाध्य मानने की शक्ति कौन देता है? तो हमें एक एक हिसाब से हमें ये भी कहा जाता है ना, बाध्य किया जाता है कि हम ये कानून माने, और ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ, क्यों माने? ठीक है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके लिए हमें सरकार के सारे कानून मानने पड़ते हैं? इस प्रकार का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कौन सी सरकार है। अब देखिए गवर्नमेंट भी अलग अलग तरह की होती है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट राज कर रही है, ठीक है, तो वो कौन सी है? तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, सबसे पहले है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इम्पोर्टेंट है। मैं चाह रही हूँ कि हम शुरू से पढ़ रहे हैं और आप नोट्स बनाते जाएं और अच्छे से पढ़ते जाएं, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, जो हम सोचते हैं ये इजी है, ये फंसते हैं वहाँ। ठीक है, वो आते हैं एनसीईआरटी में से ही है। ठीक है, घुमा के पूछ लेते हैं, आता यहीं से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र मुख्य है। यह बात की लोगों के पास अपने नेताओं को चुनने की शक्ति होती है, इसलिए इसका अर्थ में लोकतंत्र लोगों का शासन होता है। मैंने बताया ना, हम में से कुछ लोग वोटिंग में खड़े होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या देते हैं? वोट देते हैं। वो एक पक्ष है वो गवर्नमेंट बनाता है और दूसरा पक्ष विपक्ष में बैठता है। ठीक है, तो क्या बन गई? ये बन गई गवर्नमेंट। उसमें से कुछ कैबिनेट बना दिए जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बनते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे ही स्टेट में होता है, ऐसे ही गांव में होता है। गांव में एक सरपंच और पंच होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र ये है कि लोगों द्वारा बनाए हुए नियम, हम में से ही कुछ लोग गए, हमने उनकी विचारधारा से सहमत होकर, कोई एक एमएलए या एमपी या सरपंच पंच कुछ भी खड़ा है, ठीक है, हमने देखा कि ये हमारी विचारधारा क्या है, ये हमारा भला करेगा, ये हमारे जितने भी हमें इस समाज में मुश्किलें आ रही हैं उनको हल करेगा। हमने उसकी विचारधारा से सहमत होकर एमपी एमएलए जो भी है उस क्षेत्र में खड़ा, उसे हमने वोट दे दिया। ठीक है, अब हमने वोट दिया किस बात के लिए वोट दिया? कि वो हमारी विचारधारा क्या है। अब हमारी भी भागीदारी होगी ना, कि हमने उसको वोट दिया और वो वोट से जीत गया। जीतने के बाद वो हमारा काम करेगा। ठीक है, जो भी हमें मुश्किलें आ रही है हमारे समाज में उसको हल करेगा। तो क्या होगा? हमारी भी भागीदारी हुई। आज के समय में लोकतंत्र सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे भी आजकल के ज़माने में लोकतंत्र सरकार को, जहाँ वोटिंग से सरकार बनती है, तो क्या बोला जाता है? प्रतिनिधि। ठीक, ओहो, प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधि है, हमने वोट दिया है उसको। ठीक है, तो तभी उसने सरकार बनाई है। हम वोट ना देते तो दूसरा बन जाता। ठीक है, उस दूसरे को ना देते तीसरा बन जाता, लेकिन जो भी बनेगा उसको वोट दिया है किन्होंने? लोगों ने, इसलिए वो सरकार बना पाया। तो प्रतिनिधि गवर्नमेंट बोला जाता है इसे। बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यह प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाते हैं। ठीक है, ये मतदान हो रहा है। मतदान के समय में मतदान उंगली पर स्याही का जो निशान लगाया जाता है, ताकि वो एक बार वोट दे सके, बार बार ना वोट देना। ग्रामीण मतदान केंद्र दृश्य। तो आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी व्यावसायिक जो लोग हैं जिनको वोटिंग राइट मिले हुए हैं, वो वोट देने का अधिकार ना हो। तो वोट देने का अधिकार भी एक बार सबको नहीं मिला। पहले वोट देने का अधिकार किनको था और किनको नहीं, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वोट देने का अधिकार
क्या होता है, वोट क्यों दिए जाते हैं, इसका भी आंसर इसी चैप्टर से मिलेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। जैसे अब 18 साल के ऊपर कोई भी वोट डाल सकता है, कोई भी वोट डाल, किसी भी पार्टी को अपनी इच्छा के अनुसार वोट डाल सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कुछ गिने चुने लोग ही समाज में वोट डालते थे और सरकार बनाते थे। जैसे हमारे देश में, हमारी कंट्री में अब रूल है ना, 18 साल का हुआ और उसकी वोट बन गई, और वो चाहे वो स्थानीय हो, राज्य हो, चाहे वो राष्ट्रीय हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें क्या वोट डाल सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कुछ समाज में गिने चुने लोग, मतलब वो कौन होते, पुरुष ही होते थे, इसलिए पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है ना। तो स्त्रियाँ वोट नहीं डालती थी, वुमेन को वोटिंग राइट नहीं थे तब, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था, क्योंकि आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतंत्री सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आपने शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे हैं और उनके पास अपनी संपत्ति है। इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले वोटिंग राइट किनको थे? तो शुरुआती दौर में केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जो पढ़े लिखे थे, उनके पास संपत्ति थी, ठीक है। तो अब पूछ सकते हैं किनको वोटिंग राइट का हक नहीं था। तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो किनको नहीं था, इसका मतलब हुआ कि औरत, गरीब और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश अन्य नियमों के सहारे चलता था जो गिने चुने पुरुष बनाते थे, ठीक है। तो क्या था, ये देश उन्हीं के बनाए हुए रूलों पर चलता था जो पुरुष प्रधान समाज बनाता था। कोई भी सॉरी कोई भी इंसान रूल बना रहा है, वो अपने आप को मद्देनज़र रख के रूल बनाएगा, ठीक है। वो ये सोचेगा कि मुझे कोई असुविधा ना हो इस रूल से, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि ये सारे जो रूल है वो किन्होंने बनाए हैं, पुरुष प्रधान समाज ने बनाए हैं। इसलिए स्त्रियों, वुमेन के लिए कोई भी राइट इसमें नहीं डाला। आज की बात नहीं कर रही, आज से बहुत टाइम पहले, 100 साल 200 साल, ठीक है। तो इसकी बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए, अब तो वुमेन को राइट हैं वो सारे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था जब ब्रिटिश थे इस देश में। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने जोर शोर से मांग उठाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, यंग पत्रिका है उनकी। 1931 में यंग पत्रिका में लिखा हुआ गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये सहन नहीं हो रहा, जिस इंसान के पास संपत्ति है, जिसके पास पैसा है, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक है, वो वोट दे सकता है। लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है, उन्होंने बोला वह आदमी जो चरित्र से सच्चा है, एक सच्चा सुच्चा आदमी देश के बारे में सोचता है, ठीक है, पर संपत्ति या शिक्षित नहीं है, पर उसके पास संपत्ति नहीं, ना ही वो शिक्षित है, लेकिन देश के लिए वो बहुत कुछ कर सकता है, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो उन्होंने कहा है ऐसे लोग जो देश के लिए काम करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं और देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको वोटिंग राइट का हक नहीं है। लेकिन जिसके पास संपत्ति है उसे वोटिंग राइट का हक है। ये किसमें कहा, उन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में, ठीक है। आइए अब पढ़ते हैं कि संसार में जितना भी हमारा वर्ड है, इसमें कैसे कैसे वोटिंग राइट मिले, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, संसार में कहीं भी सरकार ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। मैं बोल रही हूँ ना, कोई भी लोग, मतलब आप में से या मैं, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए कोई भी रूल बना रहे हैं, ठीक है, कानून बना रहे हैं, लेकिन हम वो कानून ऐसा ही बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में हमें असुविधा ना हो, हमारी सरकार कहीं डगमगा ना जाए। हमने रूल बना दिया कि एक पार्टी खड़ी हो रही है, उसके साथ दूसरी पार्टी भी इस वोट में खड़ी होगी, लेकिन हमें पता है हम हार गए तो वो दूसरी वाली पार्टी जीत जाएगी और हमें इस सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार चाहती ही नहीं थी कहीं की भी कि दूसरी पार्टी वाले साथ खड़े हों और हमारी सत्ता डगमगाए और हमें सत्ता से बाहर कर दिया जाए। इसलिए स्व इच्छा से आज तक संसार में किसी भी सरकार ने अपनी शक्ति नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। देखो, सत्ता संघर्ष के बिना नहीं मिलती, ये इम्पोर्टेंट बात है, चाहे वो लाइफ हो, जहाँ गवर्नमेंट की बात करें हम। कॉन्फ्लिक्ट
जो होते हैं वो ज़रूर ही होते हैं सरकार में, ठीक है। भेदभाव ऊपर नीचे, ठीक है, ये सब चलता रहता है। महिलाओं द्वारा मतदान के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन में महिला मताधिकार आंदोलन, जो वोटिंग राइट है उसके लिए आंदोलन किया। अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट बोला गया, ठीक है। सफ्रेज का मतलब है वोट देने का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। सफ्रेज आपसे पूछ सकते सफ्रेज मूवमेंट क्या था, तो वोटिंग देने के राइट को जो वुमेन द्वारा चलाया गया था उसे बोलते हैं। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में गए, इसलिए महिलाओं ने उन्हें काम को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष को काम करना पड़ता था। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाएगी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोटिंग देने के अधिकार की मांग की। इसकी आवाज़ सुनाई तो अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी पुरुष थे, जितने भी मैन थे, वो तो वॉर के लिए चले गए, लेकिन जो भी पेंडिंग काम थे वो किन्होंने किए, चाहे वो मर्द के, औरत के, बच्चों के हो, बूढ़े के हो, ठीक है, यंग के हो, वो किन्होंने किए, महिलाओं ने किए। तब सब वर्ल्ड ने देखा कि हम तो महिलाओं को ये मानते थे कि ये चार दीवारी के अंदर रहकर ही काम कर सकती हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने जितने भी काम थे पुरुषों के पीछे से छोड़ गए थे, उन्होंने अपनी कंट्री को बखूबी निभाया, उन्होंने काम किया और अपनी कंट्री के लिए जितनी भी जिम्मेदारियां थी उसे बखूबी निभाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि औरतें इतना काम कर सकती हैं, पुरुषों के समान सारे काम कर सकती है, तो इन्हें वोटिंग राइट क्यों नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। इसमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठ गई, ठीक है। उन्होंने ऐसे नहीं वोटिंग राइट मिले वीमेंस को, उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था, ठीक है। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जो सबसे पहले तो कब मिला औरतों को, अमेरिका ने दिया, कब दिया, 1920 में। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों के बाद, ठीक है, 7-8 साल बाद मिला, 1928 से पूछ सकते हैं। अमेरिका में वोटिंग राइट वीमेंस को कब मिला, 1920 में, और इंग्लैंड में 1928 में। ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इसमें से पूछा गया है कि कौन से किस सत्र की सरकार के काम है, ठीक है। तो भारत सरकार के रूप में, तो ये भारत सरकार आ गया, तो क्या आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। पश्चिम सरकार, अब आ गया ना, पश्चिम क्या है, एक स्टेट है, क्या है, एक स्टेट है। तो कन्याकुमारी के बीच में नई रेल लाइन शुरू करना, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसके अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। गांव वाला तो स्थानीय में आ गया, ठीक है। पटना में बच्चों के साथ पार्क, ये भी पटना क्या है, सिटी, शहर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये भी आ गया स्थानीय, वो राज्य सरकार। हरियाणा सरकार ने सारे किसानों, हरियाणा सरकार, ये स्टेट का आ गया। 100 रुपये का नोट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। नोट पूरे, देखिए ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो नोट क्या होता है, 1000 रुपये का 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। अब 1000 रुपया है, पूरी कंट्री में चलेगा, एक स्टेट में नहीं चलेगा, पूरी कंट्री में चलेगा, तो क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बना लीजिएगा, ना भी आते हो तो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग शार्प कीजिए। एक स्टेट की बात की जाए, एक स्टेट की बात की जाए तो वो स्टेट के काम हो गए। पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होने वाला कुछ भी आपको मिल जाए, एक वर्ड में मिल जाए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा है पूरी इस क्लास को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में। और कौन कौन से मैंने क्वेश्चन पूछा था वो भी आपने आंसर करके जाना है, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, दिस इज द साइनिंग ऑफ, टेक केयर।